आइए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारी ही खबर के साथ। जी हां, 3 साल पहले एक सफर शुरू हुआ अच्छी और सच्ची खबरों का, पॉजिटिव खबरों का। वो खबरें जो ऊर्जा से भरी हैं, जो उम्मीद की नई किरण की तरह जिंदगी को रोशन करती हैं। फिलहाल गुड न्यूज ये है कि हम 3 साल के हो गए हैं, 3 साल बेमिसाल। तो पहले एक झलक देखिए गुड न्यूज टुडे क्यों है अच्छी खबरों का गोल्ड। एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच। वो हमें अक्षरों की सीख देते और शब्द के मायने बताते हैं, कभी प्यार से तो कभी डांट से। कहते भी यही है कि जल जाता है वो एक दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है, कुछ इसी तरह से हर कोई। तो चलिए शगुफ्ता 3 साल के हम हो गए। अदिति वो पहला दिन याद है? बिल्कुल याद है। अरे यार वो कौन भूल सकता है, वो प्रोमोज शूट करना, वो दिन से लेके शाम तक हम साथ में थे, वो मोमेंट्स, वो ट्रायल्स थे, बहुत कुछ था, बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारे इमोशंस थे। आज भी उन तस्वीरों को देखते हैं तो यादें ताजा हो जाती हैं एकदम से। और वो हमारी वो टैगलाइन गुड न्यूज वाली स्माइल। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जब हम लोग बैठा करते थे, बात करते थे, यही हुआ करता था कि इतनी सारी तो नेगेटिव न्यूज चलती है, हम उसमें से पॉजिटिव क्या दिखाएंगे। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन देखिए कि उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद नाउमीदी से हम उम्मीद की रोशनी बन गए। हम अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आए, खबरें छोड़ी नहीं हमने, हम तमाम उस खबर को आपके सामने हमने रखा जिसमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोशनी थी। और वो सारी खबरें हर दिन हम आपको दिखाते हैं। और देखिए आज हम हो गए हैं 3 साल के, तो वैसे ऐसा ही कमाल हमारे पैरा एथलीट्स भी कर रहे हैं। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अब तक भारत 5 गोल्ड, 9 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 मेडल जीत चुका है और मेडल टैली में 13वें स्थान पर है। चीन 63 गोल्ड के साथ पहले और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और चलिए अब आपके सामने हैं वो 5 सितारे जिन्होंने पेरिस में अपनी कामयाबी से इतिहास रच दिया, जिन्होंने पूरे देश को खुशी से झूमने का मौका भी दिया है। कल धर्मवीर ने F51 कैटेगरी के क्लब में थ्रो इवेंट में 34.92 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। साथ ही आर्चरी में हरविंदर सिंह ने इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल के मुकाबले में पोलैंड के लुकास सिजेक को 6-0 से हराया। पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले आर्चर बने। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर हरविंदर को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, पैरा आर्चरी में स्पेशल गोल्ड। पेरिस में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीतकर जो सिलसिला शुरू किया उसे आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार और सुमित अंतिल ने और जड़ दिया भारत का गोल्डन पंच। बहरहाल आप तैयार रहिए क्योंकि और भी मेडल आने वाले तय हैं। अभी जश्न मनाने के कई और मौके हम सबको मिलेंगे। और चैंपियन पैरा आर्चर हरविंदर सिंह की एक तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त की बताई जा रही है, जिसमें हरविंदर एक खेत में पेड़ के नीचे तीरंदाजी का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उनके जज्बे और उनके जुनून की एक बानगी भर है। इसी मेहनत और लगन का नतीजा है कि हरविंदर पैरालंपिक्स में इतिहास रच सके और गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। तो सफलता की इबारत यूं ही नहीं लिखी जाती है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर आप यहां तक पहुंच पाते हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। टोक्यो ओलंपिक में जितने मेडल आए हैं इस बार वो संख्या पहले ही पार हो चुकी है। जी हाँ, खिलाड़ियों में जोश भी है और उन्होंने तैयारी भी अच्छी की है, तो जाहिर है उम्मीदें तो लगातार गुड न्यूज की आती ही रहेंगी। प्रधानमंत्री ने भी लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी प्रेरणा है।
7 समंदर पार भारत का झंडा बुलंद करके लौटी हैं। जश्न तो बनता है और बात जब भारत की बेटियों की हो तो ग्रैंड वेलकम भी बनता है। तुलसीमथी मुरुगेसन, मनीषा रामदास और नित्या श्रीसेवन ये तीनों पैरा शटलर पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीत कर लौटी हैं। बैडमिंटन में तुलसीमथी मुरुगेसन ने सिल्वर और मनीषा रामदास और नित्या श्रीसेवन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऐसे में चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। पारंपरिक लोक धुनों के बीच माला पहनाई गई, गुलदस्ता भेंट किया गया, अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मान किया गया। बड़ी तादाद में युवा खेल प्रेमी उनके स्वागत में खड़े नजर आए। उनके स्वागत में लोक धुनों पर कलाकारों के पांव भी थिरके। पेरिस पैरालंपिक में कामयाबी के बारत लेकर लौटी इन खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की चमक साफ साफ दिख रही थी और देश का झंडा बुलंद करने का गर्व भी। Dream come true moment for me actually. I think this Paralympic experience was so great and participating was my dream once, but silver medal is very big thing for me. I made my father, my family and our country proud, and my college, my veterinary community feels so proud because of me. Thank you so much. ये वो थे जो जीत की इबारत लिखकर लौट आए हैं। कुछ खिलाड़ी अब भी पेरिस में कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। भारतीय पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह भी उनमें से एक है, जिन्होंने बुधवार को तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो पहले ऐसे भारतीय पैरा तीरंदाज बन गए हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हरविंदर ने मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन के फाइनल में पोलैंड के लुकास सेजेक को 6-0 से हराया। हरियाणा के अजीत नगर में एक किसान परिवार में जन्मे हरविंदर सिंह की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर हरविंदर सिंह की तारीफ में लिखा, उनकी सटीकता, फोकस और अटूट भावना शानदार है। भारत उनकी उपलब्धि से बहुत खुश है। पीएम मोदी ने पैरा एथलीट सचिन सर्जेराव खिलाड़ी को भी जीत की बधाई दी। सचिन ने बुधवार को हुए मेंस शॉटपुट F46 मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता है। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को जीत के बाद बधाई दी हो या उनसे फोन पर बात की हो। ये तो भारत में अब एक ट्रेंड बन गया है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। हैरान हो भी क्यों न, पीएम मोदी चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, बड़े मुकाबलों में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना नहीं भूलते। हाल ही में विदेश दौरे पर होते हुए भी उन्होंने ब्रुनेई में समय निकालकर खिलाड़ियों से बात की। एक खिलाड़ी के लिए इसके क्या मायने हैं, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा एथलीट सुमित अंतिल से सुनिए। ये बहुत मोटिवेट करता है। जैसे कल मेरी ऑनरेबल पीएम साहब से बात हुई थी तो मैंने उनको भी बोला कि सर जैसे आप बात करते हो तो मतलब काफी मोटिवेट करती है किसी भी खिलाड़ी को, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि अभी नेक्स्ट में और अच्छा करना है कि पीएम सर दोबारा से बात करेंगे और देश के प्रधानमंत्री से बात करना है। इट्स एन ऑनर टू अस और मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का और ऑनरेबल पीएम सर का कि इतना साथ दे रहे हैं वो एथलीट्स का। बहरहाल पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का शानदार सफर जारी है। टोक्यो ओलंपिक का मेडल रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका है और मैदान में भारतीय खिलाड़ियों को दम दिखाने के लिए कुछ और दिन बचे हैं। 8 सितंबर को पेरिस पैरा ओलंपिक खत्म होगा, तब तक भारत में आ रहे मेडल की गिनती जारी रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरे कागज को अखबार बनाता है, जिंदगी का हर हिसाब गुरु ही सिखाता है। वो गुरु किसी भी रूप में हो सकता है और उस गुरु से हमें जो सीख मिलती है उससे ही सही गलत की पहचान हमें होती है और यही सीख हमारी आदतों, हमारे काम करने के तौर तरीकों में रच बस जाती है। तो चलिए, आज गुड न्यूज टुडे भी उन गुरुओं को सम्मान दे रहा है, नमन कर रहा है, जिनकी बदौलत हम और आप अपनी अपनी जिंदगी के पन्नों को अनुभव की स्याही से भर रहे हैं। और चलिए बात करते हैं शिक्षक दिवस की। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों देश भर के 50 प्रतिष्ठित शिक्षकों को इस साल का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। इनमें कुछ शिक्षकों पे हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
अपने ज्ञान की बदौलत छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाले इन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शिक्षकों की लगन और मेहनत को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के प्रतिष्ठित सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 50 शिक्षकों को सम्मानित किया है। इन्हीं में ये शिक्षक भी शामिल हैं। बरनाला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक पंकज गोयल को ये अवार्ड स्मार्ट स्कूल बनाने, बच्चों का दाखिला बढ़ाने और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करने जैसे जरूरी योगदान देने के लिए दिया गया है। इसी तरह बठिंडा के एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक राजिंदर सिंह की शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कामों के चलते उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 50 शिक्षकों की इस लिस्ट में यूपी और बिहार के शिक्षक भी शामिल हैं। बड़ी खुशी हो रही है, नेशनल अवार्ड मिलिਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय भगेसर का कायाकल्प कर उसे स्मार्ट बनाने वाले शिक्षक रविकांत द्विवेदी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। इससे पहले रविकांत द्विवेदी को 2021 में राज्य शिक्षक पुरस्कार भी मिल चुका है। वहीं बिहार के कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी के प्रभारी हेडमास्टर सिकेंद्र कुमार सुमन को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। सिकेंद्र कुमार सुमन ने स्कूल में ऑनलाइन परीक्षा के साथ साथ एक प्राइवेट स्कूल की तरह कई व्यवस्थाएं की, जिससे बच्चों की शिक्षा में बहुत सुधार देखने को मिला। पहले बच्चे काफी ड्रॉप आउट होते थे, कुछ बच्चे स्कूल नहीं भी आते थे, मगर इन सभी समस्याओं को काफी संघर्ष के बाद हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब हमारे यहाँ 90% से एबव उपस्थिति प्रतिदिन बच्चों की रहती है। और जैसा कि आपने दीवारों पर चित्रकारी देखी है, तो ये सारी चित्रकारी हमने और हमारे शिक्षकों ने मिलकर की है। पूरी तरह से बदल देने के लिए, ऑपरेशन कायाकल्प के सारे मानक पूरा कर देने के लिए, बच्चों के नामांकन बढ़ाने के लिए मैंने विद्यालय में गणित का बगीचा की स्थापना किया। समुदाय के सहयोग से सारी कक्षाएं स्मार्ट की। उधर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका सुनीता गुप्ता को भी शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया। गणित विषय को लोकप्रिय बनाकर पढ़ाने और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों, खासकर यूट्यूब के जरिए गणित विषय को पढ़ाने पर उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे कि गणित के शिक्षक सामान्यतः जो है चौक या डस्टर से लेके लेक्चर विधि मेथड से पढ़ाते हैं, तो मैंने अपने जो पढ़ाने के तरीके में मैथमेटिक्स मॉडलिंग को इंक्लूड किया और खेल खेल के माध्यम से गणित को पढ़ाने की कोशिश की। और साथ ही साथ एक जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है और एक अनदर मैथमेटिक्स पैड है, सोक्रेटिव है, उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके मैंने मैथमेटिक्स के इंटरेक्टिव वीडियोस को बनाए, जिससे बच्चों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो कुछ हमको क्लास में समझ में नहीं आ पाता था, उसको हम जब छुट्टी में जाते हैं तो मैं का जो क्लास रहता है वीडियो का, उसको अटेंड करते हैं और हमें कुछ अच्छे समझ में आ जाता है। हमारी मैथमेटिक्स टीचर हैं मिसेस सुनीता मैम, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। वो हमें जब पढ़ाती हैं तो एनिमेशंस और वो हमें बताती है कि कैसे जो उन्होंने पढ़ाया है उसको हमारे सराउंडिंग में अप्लाई करना है, कैसे उसे हमें रटना नहीं है, उसे समझना है। 5 सितंबर यानी आज का ये दिन न केवल डॉक्टर राधाकृष्णन की विरासत का सम्मान करता है, बल्कि देश भर के शिक्षकों की लगन और कड़ी मेहनत को भी नमन करता है। यही वजह है कि इन शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और शिक्षा का क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया। बरनाला से आशीष शर्मा, बठिंडा से कुणाल बंसल, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, कैमूर से राजन कुमार, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को एक रूप देकर उसे उपयोगी बनाता है, उसी प्रकार एक शिक्षक बच्चों को शिक्षित करके न सिर्फ उनके जीवन को सही दिशा प्रदान करता है, बल्कि एक सभ्य और शिक्षित समाज का निर्माण भी करता है। बिल्कुल, इस समाज निर्माण में अगर पीढ़ियां समर्पित हों तो बात ही क्या है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की जहां कई पीढ़ियों ने अपना जीवन शिक्षा को क्षेत्र को समर्पित कर दिया है।
आज के इस युग में जहां शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर है, आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के एक ऐसे गांव में जो शिक्षकों के गांव के नाम से मशहूर है। नरसिंहपुर जिले का ये सिंहपुर गांव एक अनोखी मिसाल है, जहां शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि यहां हर घर में एक शिक्षक है। कुछ परिवारों में तो पूरा परिवार ही इस पेशे से जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा टीचर थे और इसी स्कूल में 1997 में मेरे पापा जी यहाँ से रिटायर हुए और 2007 में मेरी मम्मी ने यहाँ से रिटायरमेंट की और फिर मैं 2019 में यहाँ पर आ पाई। शिक्षिका तो मैं 95 से ही बन गई हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि शिक्षा ही वो ताकत है जो समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम है। यही वजह है कि वो अपनी भावी पीढ़ियों को शिक्षित कर समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस पेशे के प्रति यहाँ के लोगों के मन में एक सम्मान रहा है शुरू से और 4-5 लोगों को यहाँ पे शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पेशे के प्रति सम्मान है, तो नई पीढ़ी भी उसके प्रति आकर्षित हुई और लोग इस पेशे को अपनाने लगे। और यहाँ तक कि अभी भी न्यू जनरेशन जो है वो जैसे अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें उनने क्वालिफाई कर लिया है, कुछ ही दिनों में उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। तो ज्यादातर बच्चे शिक्षक ही बनना चाहते हैं। यहाँ के शिक्षकों की कहानियाँ वाकई प्रेरणादायक हैं। इनके समर्पण और लगन ने इस गांव को एक शिक्षा का केंद्र बना दिया है। नरसिंहपुर के इस गांव में शिक्षा के प्रति लोगों की यही भावना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसी राह पर आगे बढ़ेंगी और शिक्षा के माध्यम से समाज को नई दिशा देंगी। 2013 से ही मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर मेरे ताऊ जी ने, मेरे बाबूजी ने, मेरे नाना जी, नानी, मौसी सभी ने मुझे यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ाया है। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम भी टीचर बने, हम भी अपने मेरा जो रोल मॉडल है वो भी टीचर ही रहे। तो यहाँ भी बच्चे टीचर ही बनना चाहते हैं। मैडम आपके जैसे टीचर बन जाए हम, ऐसे अच्छा टीचर हमको भी बनना है। शिक्षा के प्रति इस गांव की भावना और उनके योगदान को देखकर पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है। इस गांव के इन सभी शिक्षकों को सलाम है जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से अनुज, गुड न्यूज टुडे। जब आप गुड न्यूज टुडे पर होते हैं ना, तो हम आपको कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं हर वो खबर जिसमें उत्सव है और उत्सव वाली फीलिंग है। तो अब उत्सव वाली फीलिंग गणपति उत्सव में होगी। बस 7 तारीख को बप्पा विराजने वाले और उससे पहले तैयारियां कैसी चल रही हैं वो आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें खास करके महाराष्ट्र के अकोला में इस शुभ अवसर पर बप्पा की शोभा यात्रा निकालकर उन्हें पंडाल में विराजमान किया गया। आप भी देखिए शोभा यात्रा की ये दिव्य और भव्य झलक। ढोल नगाड़ों की ये थाप गणपति बाप्पा के पधारने का जय घोष है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की दिव्य छटा देखने को मिलती है। 7 सितंबर को इस उत्सव के शुरू होने से पहले अब गणपति पंडालों में विराजने के लिए ले जाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अकोला की हैं, जहां अकोल्याच्या लालबाग के राजा की भव्य शोभा यात्रा निकालकर दिव्य प्रतिमा को पंडाल में ले जाया गया। अकोला में 2007 से लालबागच्या राजा की प्रतिमा की स्थापना इसी तरह धूमधाम से की जा रही है। 22 फीट ऊंची इस गणपति प्रतिमा को गणेशोत्सव के मुख्य समारोह से 3 दिन पहले भव्य मिरवणूक यानी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये शोभा यात्रा जठार पेठ के सिद्धिविनायक मंदिर से शुरू होती है और तिलक रोड स्थित गणेशोत्सव मंडप तक जाती है, जहां मूर्ति की स्थापना की जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरे भक्तिभाव से निकलने वाली ये शोभा यात्रा इस बात का ऐलान है कि अब गणेश उत्सव शुरू होने वाला है और अगले कुछ दिनों तक इसकी छटा छाई रहेगी। पंडालों में गणपति दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ेगी और सब भक्ति के रंग में सराबोर रहेंगे। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको कराते हैं अंधेरी के राजा के दर्शन। मुंबई का ये गणेश मंडल दशकों पुराना है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गणपति दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जी हाँ, इस बार भी यहाँ गणेश उत्सव की भव्य तैयारी की गई है। मंडप को विशेष थीम पर सजाया गया है। 7 सितंबर को सुबह 11 बजे यहाँ मूर्ति की स्थापना पूजा होगी। मुंबई महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से है। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के अंधेरी के राजा में और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के जैसलमेर की हवेली का पूरा रूप दिया गया है। आपको बताया कि मुंबई के टॉप 10 गणेश उत्सव मंडलों में से ये भी एक मंडल है। अमीर मंडलों में इसकी गिनती होती है। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी भी आते रहते हैं और अब बप्पा का भी दर्शन आप कर सकते हैं। अंधेरी के राजा का दर्शन इस समय आप कर रहे हैं। भले ही आज 5 तारीख है, लेकिन मुख्य दर्शन के लिए गणेश जी को सजा धजा कर लोगों के बीच इस तरह से रखा गया है। मंडल की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ हैं उदय सालियन जी। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि सफल हुए हैं जो आप लोगों ने सोच रखा था। हवेली का रूप दिया गया है, थोड़ा सा बताएं इस बार क्यों ये अलग दृश्य है? क्योंकि ये जो है पटवा की हवेली जो जैसलमेर है, जो राजस्थान का, जो राजस्थान जो एक जो डिजाइन करने में जो हवेली का वगैरह जो अब देखते अलग अलग झांकियाँ और अगर राजस्थान में जाएंगे उसका जो आर्टिस्टिक जो है यहाँ पर जो दिया है मुंबई में, तो मुंबई से जो लोग को जा नहीं पाते हैं यहाँ पर गाँव पे, तो वहाँ पे यहाँ पे जो मुंबई में गणेश उत्सव है वैसे फेस्टिवल में एक हवेली का पटवा की हवेली बोलते हैं, क्योंकि ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था। बहुत पुराने हवेली है। तो हमें लगता है कि लोगों को, गणेश भक्तों को ये जो पटवा की हवेली जरूर पसंद आएगा। तो साफ तौर से ये जरूर कहना चाहेंगे कि फिर एक बार मुंबई महाराष्ट्र सज चुकी है गणेश उत्सव के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट बहादुर खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। कितने अच्छे। तो देखिए, गणेश उत्सव की तैयारी है और देश के अलग अलग बाजारों में रौनक भी नजर आ रही है। कहीं छोटे बप्पा तो कहीं बप्पा की विशालकाय मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जी हाँ, देखिए चलिए कुछ और तस्वीरें आपको बप्पा के भव्य स्वरूप की दिखाते हैं, उसके दर्शन करवाते हैं, जिनसे कई बाजारों की खूबसूरती बढ़ गई है तो कहीं मूर्तियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। पंडालों से लेकर घर घर तक गणपति के विराजने का समय आ गया है। 7 सितंबर से देश भर में बप्पा के जयकारे की गूंज सुनाई पड़ने वाली है और इसको लेकर भव्य तैयारियां भी हो रही हैं। मान्यता है कि गणपति जहां होते हैं वहां शुभ ही शुभ होता है। श्री गणेश जी की कृपा से जीवन में शुभता का प्रवेश होता है और अगर गणपति जी की कृपा मिल जाए तो जीवन की हर विघ्न बाधा दूर हो जाती है। गणेश चतुर्थी की देश भर में कैसी तैयारी चल रही है, उसका अंदाजा इन 7 तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। बप्पा की भव्य और दिव्य स्वरूप की मूर्तियां बाजार की रौनक बढ़ा रही हैं, तो कहीं कहीं मूर्तियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। वहीं उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गणेश उत्सव मनाने की भव्य तैयारी है। हैदराबाद की ये तस्वीर देखिए, यहाँ गणपति की भव्य प्रतिमाएं तैयार भी हैं, तो कुछ प्रतिमाओं को फाइनल टच दिया जा रहा है। महिलाएं भगवान गणेश की मूर्तियों की पैकिंग में जुटी हुई हैं। खास बात यह है कि यहाँ इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार की गई हैं, जो कि गाय के गोबर से बनाई गई हैं। जो आने वाला गणेश चतुर्थी के लिए हमने जो बनाया, जो मूर्तियां बनाया, अभी आंध्र प्रदेश और कटक और अहमदाबाद तक गया है। हमारा कोशिश ये है हर घर में गोबर की इस्तेमाल होना, क्योंकि इसमें गोबर में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी रेडिएशनल, एंटी वायरल, ये इससे क्या होती है, हमारा तंदुरुस्ती अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश में भी गणेश उत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। मेरठ में गणपति की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो लोगों को खूब आकर्षित भी कर रही हैं। यूपी के ही फिरोजाबाद की तस्वीर देखिए, जहां कांच से भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। खास बात यहाँ ये कि यहाँ मुस्लिम कारीगर गणेश उत्सव को लेकर ये प्रतिमाएं बना रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।
40 साल हो गई करीब इस काम को करते हुए मुझे, और शुरुआत ही मेरी गणेश जी से हुई है। और इसको बनाने के लिए मुझे ये कांच की रॉड मतलब लेनी पड़ती है, और उसको बनाने के लिए मुझे एलपी और ऑक्सीजन इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके माध्यम से जब मैं इसको मेंट करता हूँ, जब मैं बनाता हूँ, सारा हैंडमेड ये आइटम है। कांच की इन मूर्तियों की देश से लेकर विदेशों तक डिमांड है। इस बार भी गणेश उत्सव को लेकर इन्हें अच्छे ऑर्डर मिले हैं। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात बॉक्स ऑफिस की कर लेते हैं, जहां पर सिरकटे का आतंक कभी भी जारी है। आपको बता दें, स्त्री 2 में स्त्री इस बार डरा नहीं रही है, स्त्री बचा रही है, लेकिन सिरकटा जो है उसका आतंक जारी है और धूम अभी भी मची हुई है स्त्री 2 की। तो वहीं इस स्त्री को टक्कर देने के लिए साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म गोट में आज सिनेमाघरों में दस्तक दी है। जी हाँ, गोट फिल्म कितनी कामयाब होती है, इसके शुभ संकेत तो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग में दिख गए। मगर आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे कैसा रहा, खासकर साउथ के तमाम थिएटर्स का माहौल, चलिए आपको दिखाते हैं। साउथ के सिनेमा घरों में सुपरस्टार थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म गोट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिलीज हुई, तो भाई ऐसा जश्न फैंस के लिए तो बनता है। जश्न से सराबोर, थुथुकुडी, मदुरई, रोहिणी थिएटर्स की ये तो महज कुछ तस्वीरें हैं। ढोल की थाप पर थिरकते ये यंगस्टर्स अपने चहेते स्टार थलापति विजय को जैसा सम्मान दे रहे हैं, वैसा कुछ ही सितारों को नसीब होता है। तमिलनाडु के तमाम शहरों के फिल्म थिएटर्स में उमड़ी ये भीड़ गोट फिल्म के उत्साह, जश्न और उल्लास को दर्शाने के लिए काफी है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलापति की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जरूर बनेगी। बॉलीवुड फिल्म स्त्री 2 के बाद दक्षिण भारतीय फिल्म गोट को लेकर जो उत्साह, जो क्रेज इस वक्त दर्शकों के बीच दिख रहा है, वो इस फिल्म के भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान की एक झलक दर्शा रहा है। गोट के पर्दे पर उतरते ही थलापति विजय के फैंस का ये जश्न वाकई में कमाल का है। और वो भी क्यों ना, जहां इस फिल्म में थलापति का डबल रोल फैंस को एक्साइटेड कर दे रहा है, तो वहीं फिल्म में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 90 सितारों का अभिनय दिखेगा। एक तो थलापति विजय की फिल्म में जबरदस्त प्रेजेंस, दूसरा फिल्म का मल्टी स्टारर होना, ये तमाम पहलू ही दर्शकों को तमिलनाडु से ही नहीं बल्कि और जगह से यहाँ पर ला रहे हैं। Today she got at the first day first show tickets. Yeah, so pretty excited. We are only here for him. It's for just him, just the cinema, the actor Vijay, dancer Vijay, comedian Vijay. Everything is about Vijay. Too excited, extremely excited. I've been waiting for this for a few days, so hopefully this movie is great. Yeah, feels like a festival to be here. Excited to see how it pans out. Yeah. And what about Thalapathy Vijay? You like His charisma, I think. Excited to see how everything will come out. So. बेशक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट, जिसको लेकर दर्शकों का उत्साह तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। आतिशबाजी से फिल्म का वेलकम हो रहा है, तो थिएटर्स के अंदर और बाहर थलापति के ये तमाम पोस्टर्स फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए काफी हैं। बता दें कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जबरदस्त एक्शन, रहस्य, रोमांच, थ्रिलर, ड्रामा, प्यार और इमोशंस के सारे कॉम्बिनेशन से भरपूर है, जो आतंकवाद के बैकग्राउंड पर बेस्ड है। वेंकट प्रभु के निर्देशन में बनी गोट की शूटिंग रूस समेत कई देशों में हुई, तो जाहिर है बेहतर लोकेशंस भी आपको फिल्म में दिखेंगी। साथ ही विजय की परफॉर्मेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिल्म की यूएसपी रहने वाली है। It's just that we wanted it to be a dynamic double action and not just double action where you know it's the same person, right? So the de-aging sort of helps you create that he's written the movie so well, and Sir has performed like you will see them as two different characters. You will not even think, you will forget it's a double action after some time because the personalities are also extremely different. And he's brought that on the screen, and I think that's going to be a big USP for the film as well.
फिलहाल गोट पर्दे पर उतरते ही छा गई, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम फिल्म थिएटर्स में गोट के ओपनिंग डे पर जिस तरह से फैंस का हाई जोश, उनकी ये खुशी उन्हें किसी उत्सव को सेलिब्रेट करने का पूरा मौका दे रही है। बता दें कि कमाई के मामले में थलपति विजय की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिलीज से पहले ही धमाल मचा रही है, क्योंकि एडवांस बुकिंग से ही 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली गोट अब जब पर्दे पर उतरी है तो ओपनिंग डे पर फिल्म के 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद तो की ही जा सकती है। चेन्नई से शिल्पा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एलएसी पर ऊंची पहाड़ियों पर अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए सेना अब अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ाने की तैयारी में है। इस मकसद से लेह में स्वदेशी ड्रोन कंपनियों की एक प्रतियोगिता कराई जा रही है और इस प्रतियोगिता में इन कंपनियों को 5000 मीटर की ऊंचाई पर अपने ड्रोन की काबिलियत साबित करनी होगी और इसके साथ ही सेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए हिमटेक 2024 का आयोजन भी हुआ है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियां, बेहद मुश्किल पथरीले रास्ते, बर्फ से ढकी चोटियां और हर कदम पर कुदरत की चुनौती। चीन से सटी हिंदुस्तान की विशाल उत्तरी सीमा की हिफाजत में सेना को रोजाना इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। इन दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं, पथरीले रास्तों पर सामान्य गाड़ियां नहीं चल सकती। ठंड के दिनों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। कई महीने ये पहाड़ बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं। ऐसे मुश्किल हालात में सेना के जवान दिन रात सरहद की हिफाजत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। चीन से सटी सीमा यानी एलएसी की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। इस विशाल सीमा की निगरानी में सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की भौगोलिक संरचना। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सेना आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। ड्रोन और दूसरे सर्विलांस सिस्टम से सीमा के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। ये ड्रोन कई हजार फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकते हैं, लेकिन सेना अपनी निगरानी की इस क्षमता को और बढ़ाना चाहती है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए भारतीय सेना एलएसी के करीब हिम ड्रोनाथन 2 और हिमटेक नाम से 2 कंपटीशन का आयोजन करने जा रही है। हिम ड्रोनाथन 2 में देश के 25 से ज्यादा ड्रोन निर्माता कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। ये स्वदेशी ड्रोन कंपनियां ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध जैसे हालात में अपने ड्रोन की काबिलियत का प्रदर्शन करेंगी। 17 और 18 सितंबर को होने वाली इस प्रतियोगिता में इन ड्रोन को 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा। इस उड़ान के दौरान इनकी निगरानी की क्षमता को भी परखा जाएगा। इस प्रतियोगिता में सर्विलांस ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पेलोड वाले ड्रोन और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस ड्रोन का परीक्षण किया जाएगा। इन परीक्षण की मदद से सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में आने वाली सेना की चुनौतियों का हल ढूंढा जाएगा। इस प्रतियोगिता में स्वदेशी ड्रोन्स को बेहद खराब मौसम, ऊंचाई पर इंजन की परफॉर्मेंस और बर्फीली ठंड में उड़ने की अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। इन हालात में मिली सफलता से ड्रोन कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए रास्ते भी खुलेंगे। ड्रोन की प्रतियोगिता के बाद 20 और 21 सितंबर को लेह में हिमटेक 2024 का आयोजन भी होगा। हिमटेक के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में सेना की चुनौतियों का तकनीकी हल ढूंढने की कोशिशें होंगी। इसका मकसद सेना के जवानों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना है। इस प्रतियोगिता में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सेना की ताकत को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लद्दाख में इन दोनों प्रतियोगिताओं से ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में सेना को अपना युद्ध कौशल बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। स्वदेशी कंपनियों के लिए ये प्रतियोगिता अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच भी है। साथ ही ये प्रतियोगिता सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की मिसाल भी बनेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ और बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में हालात खराब हैं। नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पानी के बीच फंसे लोगों को निकालना, उन तक राहत और बचाव का सामान पहुंचाना बहुत बड़ा काम हो चला है। जी हाँ, हालांकि अच्छी बात यह है कि वक्त पड़ने पर सरकारी एजेंसीज के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस बड़ी भूमिका को निभाने के लिए मुस्तैद हैं।
जो जहां गया वहीं फंस गया। कोई बाढ़ के पानी में तो कोई बारिश के बाद आई आफत में, लेकिन देवदूत हर जगह मौजूद है। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं। पानी का बहाव देखिए, इतनी तेज कि पांव स्थिर नहीं रह पाते। ऐसे में ये दो लड़के बीच नदी में फंस गए। ये लोग यहाँ के मशहूर वाटरफॉल लखनिया दरी में पिकनिक मनाने आए थे। झरने के नीचे नहा रहे थे कि अचानक तेज बारिश होने लगी। पानी का स्तर बढ़ने लगा और जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, पानी के बीच फंस चुके थे। ऐसे में दोनों ने एक चट्टान की शरण ली और उस पर बैठ गए। बाद में जब आसपास के लोगों की उन पर नजर गई तो स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। रात के अंधेरे में चारों तरफ पानी ही पानी हो और आप बीच में फंसे हो। सोचिए इस युवक को कैसा महसूस हो रहा होगा। तस्वीरें गुजरात के नर्मदा की हैं और अंधेरी रात में पानी के बीच फंसा ये युवक राजस्थान का है। नाम है रविराज। रविराज एक बरसाती अंधेरी रात में पिकअप वैन से दो गांवों के बीच बनी एक पुलिया पार कर रहे थे और फंस गए, क्योंकि नर्मदा के तिलकवाड़ा तहसील में एक ही दिन में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि वहां बहने वाली अश्विन नदी उफान पर आ गई। पानी पुलिया के ऊपर बह रहा था और बहाव इतना तेज था कि वो बुलेरो को संभाल नहीं पाया। गाड़ी फंसी तो जान बचाने के लिए वो बुलेरो के ऊपर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाया। उसकी पुकार सुनकर लोग मदद को आए, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उसे निकालना आसान नहीं था। ऐसे में लोगों ने एसडीआरएफ और पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में पुलिस और एसडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला। बाढ़ और बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में देश के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तो हालात ये हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान को भी मोर्चा संभालना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ये लोग बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक खाना और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, ताकि जिंदगियां सलामत रहें। यूपी के मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, गुजरात के नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिव शक्ति को समर्पित तीज त्योहार वैसे तो कई हैं, मगर इन त्योहारों को मनाने के मकसद के पीछे घर परिवार की खुशहाली खास तौर से रही है। और ऐसे में अखंड सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज कल मनाया जाएगा। निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं की शिव शक्ति उपासना और उसके महत्व को बताएंगे। जी हाँ, 7 तारीख को अपने बप्पा का उत्सव शुरू हो रहा है, तो गणपति बप्पा मोरया कहते रहिए। आपको देश में बिखरी गणेशोत्सव की रौनक हम दिखाएंगे। जी हाँ, क्योंकि पेरिस में भी पैरालंपिक का उत्सवी माहौल है। ऐसे में देश के पदकवीरों की भी होगी बात, जिनकी बदौलत देश का नाम दुनिया में ही नहीं पूरे भारत में जो है वो फैला हुआ है। तो चाय पर चर्चा में इन्हीं तीज त्योहारों और खेलों के उत्सव की खूबसूरत झलकियां लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बस करिए इंतजार, कल बैठेंगे, चाय पियेंगे साथ में।